हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शिवानी और चैनल का नाम है BLIS स्टडी इन हिंदी मीडियम। तो फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए हम B101 लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड सोसाइटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स लेके आए हैं जो लगातार एग्जाम में रिपीट होते रहें। तो चलो पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के मध्यकालीन और आधुनिक युग में पुस्तकालयों की वृद्धि और विकास की व्याख्या करें। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों को उदाहरण सहित समझाइए। तीसरा क्वेश्चन है, पुस्तकालय के प्रकार को परिभाषित करें। भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के कार्य और सेवाओं का वर्णन करें। चौथा क्वेश्चन है हमारा, सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास और संवर्धन में यूनेस्को की भूमिका की व्याख्या कीजिए। ठीक है। फिफ्थ है, भारत में पुस्तकें और समाचार पत्र वितरण सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1954 के प्रावधानों की व्याख्या करें। सिक्स है हमारा, मॉडल लाइब्रेरी एक्ट के उद्देश्यों और विशेषताओं का वर्णन करें। सेवन्थ है, डिजिटल लाइब्रेरी को परिभाषित करें और इसके उद्देश्य, विशेषताओं, कार्यों और गुणों का उदाहरण सहित वर्णन करें। एट्थ है, सूचना और उसकी विशेषताओं, महत्व और उपयोग का उपयुक्त उदाहरण सहित वर्णन करें। नाइन्थ है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 पर टिप्पणी लिखें। पहला पॉइंट है CILIP। दूसरा है लासबेल का संचार मॉडल। तीसरा है डेटा, सूचना और ज्ञान के बीच अंतर। चौथा है पुस्तकालय क्षेत्र के संबंध में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशें। फिफ्थ है विशेष पुस्तकालय संघ SLA 1907। और लास्ट है व्यावसायिक नैतिकता। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो पॉइंट्स हैं जैसे CILIP, ये वाला, ये कभी कभी बड़े क्वेश्चन के रूप में भी आते हैं। तो आपको इन पॉइंट्स को पूरी नॉलेज के साथ पढ़ना है, जिससे कि अगर बड़ा क्वेश्चन भी आए इनसे तो आप कर पाओ। ठीक है। अब चलते हैं इनके आंसर की। अब बात करते हैं इनके आंसर की। तो पहला क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के मध्यकालीन और आधुनिक युग में पुस्तकालयों की वृद्धि और विकास की व्याख्या करें। देखते हैं पहले का उत्तर। तो ये है हमारे पहले प्रश्न का उत्तर। भारत में मध्यकालीन और आधुनिक युग में पुस्तकालयों की वृद्धि और विकास एक महत्वपूर्ण विषय है। मध्यकालीन युग में पुस्तकालयों की स्थापना और विकास के लिए कई कारक जिम्मेदार थे, जबकि आधुनिक युग में पुस्तकालयों की वृद्धि और विकास के लिए नए कारक जिम्मेदार थे। मैंने ना इन दोनों को, मध्यकालीन युग और आधुनिक युग में, दोनों को अलग अलग आपको समझाने की कोशिश की है, जिससे कि आपको अच्छा समझ आए। बाकी आप पेपर में जैसे लिखना चाहते हैं वैसे लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। बस मुझे लगा ऐसे आपको अच्छा समझ आएगा, तो मैंने इसलिए ऐसे किया है। ये आपकी मर्जी है कि आप कैसे लिखना चाहते हैं। ठीक है। पहला पढ़ते हैं, मध्यकालीन युग में पुस्तकालयों की वृद्धि और विकास। इसका पहला पॉइंट है विद्यालयों और मठों की स्थापना। मध्यकालीन युग में विद्यालयों और मठों की स्थापना हुई, जो पुस्तकालयों की स्थापना के लिए एक महत्वपूर्ण कारक था। दूसरा बाद है पुस्तकों का संग्रह। मध्यकालीन युग में पुस्तकों का संग्रह करने के लिए कई प्रयास किए गए, जो पुस्तकालयों की स्थापना के लिए एक महत्वपूर्ण कारक था। तीसरा है पुस्तकालयों की स्थापना। मध्यकालीन युग में पुस्तकालयों की स्थापना हुई, जो पुस्तकालयों की वृद्धि और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कारक थी। अब पढ़ेंगे हम आधुनिक वाले का। आधुनिक युग में पुस्तकालयों की वृद्धि और विकास। पहला है ब्रिटिश शासन का प्रभाव। आधुनिक युग में ब्रिटिश शासन का प्रभाव पुस्तकालय की वृद्धि और विकास पर पड़ा, जो पुस्तकालय की स्थापना के लिए एक महत्वपूर्ण कारक बना। दूसरा, पुस्तकालय अधिनियम का पारित होना। आधुनिक युग में पुस्तकालय अधिनियम का पारित होना पुस्तकालय की वृद्धि और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कारक था। तीसरा है पुस्तकालयों की स्थापना और विकास। आधुनिक युग में पुस्तकालयों की स्थापना और विकास के लिए कई प्रयास किए गए, जो पुस्तकालय की वृद्धि और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कारक थे। तो यहाँ पे आपका ख़त्म हो जाता है पहला क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। अगर आपको, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। एक बार हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न, पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों को उदाहरण सहित समझाइए। इसका आंसर देखते हैं। तो ये है हमारे दूसरे प्रश्न का आंसर। पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। ये नियम पुस्तकालय में पुस्तकों और अन्य सामग्रियों के संग्रह, संगठन और प्रयोग के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। यहाँ पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों को उदाहरण सहित समझाया गया है। पहला, आप इनके नंबरिंग पे मत जाइएगा, इनका नंबरिंग
थोड़ी गलती से 1-1 ही लिख गई है, आप समझ लीजिएगा बस। पुस्तकों को उनके पाठकों के लिए उपयुक्त स्थान पर रखा जाना चाहिए। पहला कानून ये है, पहला नियम ये है। और इसका उदाहरण है, एक पुस्तकालय में बच्ची की पुस्तकें बच्चों के लिए अलग रखी जानी चाहिए ताकि वे आसानी से उन्हें ढूंढ सकें। दूसरा, पहला ये हो गया। दूसरा ये है, प्रत्येक पुस्तक को उसके विषय के अनुसार वर्गीकृत किया जाना चाहिए। इसका उदाहरण है, एक पुस्तकालय में विज्ञान, साहित्य, इतिहास और आदि विषयों के लिए अलग अलग अनुभाग होने चाहिए ताकि पाठकों को अपनी रुचि के अनुसार पुस्तक ढूंढने में आसानी हो। तीसरा हमारा ये है, प्रत्येक पुस्तक को उसके शीर्षक, लेखक, विषय आदि के अनुसार सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। ठीक है, इसका उदाहरण है, एक पुस्तकालय में पुस्तकों की एक सूची होनी चाहिए जिसमें प्रत्येक पुस्तकों का शीर्षक, लेखक, विषय आदि शामिल हो। चौथा हमारा ये वाला है, पुस्तकों में पाठकों की पुस्तकों को सही जानकारी प्राप्त की जानी चाहिए। उदाहरण, एक पुस्तकालय में पुस्तकों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए एक पुस्तकालय अध्यक्ष या पुस्तकालय सहायक होना चाहिए। ठीक है, लास्ट हमारा जो नियम है वो है ये, पुस्तकालयों में पुस्तकों का संरक्षण और रख रखाव किया जाना चाहिए। उदाहरण, एक पुस्तकालय में पुस्तकों को सुरक्षित रखने के लिए एक सुरक्षित और सूखी जगह होनी चाहिए। पुस्तकों की नियमित जांच और रख रखाव भी किया जाना चाहिए। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन का उत्तर है वो यहाँ ख़त्म होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन की कि वो क्या है। चलते हैं। पुस्तकालयों के प्रकार को परिभाषित करें। भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के कार्यों और सेवाओं का वर्णन करें। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है, अब देखते हैं इसका आंसर। तो ये है इसका आंसर, पुस्तकालय के प्रकार। सबसे पहले हम जानेंगे जो लाइब्रेरी कितने प्रकार की होती हैं। तो पढ़ते हैं। पुस्तकालय को उनके उद्देश्य, सेवाओं और उपयोगकर्ताओं के आधार पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पुस्तकालय के कुछ प्रमुख प्रकार हैं। पहला है सार्वजनिक पुस्तकालय। ये पुस्तकालय समुदाय के लिए खुले होते हैं और सभी उम्र के लोगों के लिए पुस्तकें और अन्य सामग्री प्रदान करते हैं। सेकंड जो है विश्वविद्यालय पुस्तकालय। ये पुस्तकालय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में स्थित होते हैं और छात्रों और शिक्षकों के लिए पुस्तकें और अन्य सामग्री प्रदान करते हैं। तीसरा विद्यालय पुस्तकालय। ये पुस्तकालय विद्यालयों में स्थित होते हैं और छात्रों के लिए पुस्तकें और अन्य सामग्री प्रदान करते हैं। चौथा विशेष पुस्तकालय। ये पुस्तकालय विशेष विषयों या क्षेत्रों पर केंद्रित होते हैं जैसे कि चिकित्सा पुस्तकालय, कानूनी पुस्तकालय आदि। फिफ्थ है डिजिटल पुस्तकालय। ये पुस्तकालय ऑनलाइन सामग्री प्रदान करते हैं। ये वाला प्रदान करते हैं और उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट के माध्यम से पुस्तकें और अन्य सामग्री एक्सेस करने की अनुमति देते हैं। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय। भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय भारत की राष्ट्रीय पुस्तकालय है जो कोलकाता में स्थित है। यह पुस्तकालय 1948 में स्थापित किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय पुस्तकों और सामग्री का संग्रह करना और उन्हें सुरक्षित करना है। भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के कार्य। भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के कुछ कार्य हैं। पहला, पुस्तकों और सामग्री का संग्रह। पुस्तकालय भारतीय पुस्तकों और सामग्री का संग्रह करता है और उन्हें सुरक्षित करता है। दूसरा, पुस्तकालय और सामग्री की प्रतिलिपि बनाना। पुस्तकालय पुस्तकों और सामग्री की प्रतिलिपि बनाता है और उन्हें पुस्तकालयों और संस्थानों को प्रदान करता है। तीसरा, पुस्तकों और सामग्री की सूची बनाना। सूची बनाना और उन्हें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से एक्सेस करने की अनुमति देता है। चौथा, पुस्तकालय सेवाएं प्रदान करना। पुस्तकालय सेवाएं प्रदान करता है जैसे कि पुस्तकें उधार देना, संदर्भ सेवाएं प्रदान करना आदि। अब पढ़ते हैं भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय की सेवाएं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसकी सेवाएं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसको भी हम थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। पहला जो पॉइंट है,
पुस्तकें उधार देना। पुस्तकालय पुस्तकें उधार देता है और उपयोगकर्ताओं को पुस्तकें घर ले जाने की अनुमति देता है। सेकंड, संदर्भ सेवाएं। पुस्तकालय संदर्भ सेवाएं प्रदान करता है और उपयोगकर्ताओं को उनके प्रश्नों का उत्तर देने में मदद करता है। तो हमारा ये आंसर यही ख़त्म होता है। इसके बाद पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब हम पढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन। सार्वजनिक पब्लिक पुस्तकालय के विकास और संवर्धन में यूनेस्को की भूमिका की व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके आंसर की तरफ चलते हैं जल्दी जल्दी। तो ये है इसका आंसर। सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास और संवर्धन में यूनेस्को की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। यूनेस्को ने सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास और संवर्धन के लिए कई कार्यक्रम और परियोजनाओं को शुरू किया है। यूनेस्को की भूमिका: पहला, पुस्तकालयों के विकास के लिए मानकों का विकास। यूनेस्को ने पुस्तकालयों के विकास के लिए मानकों का विकास किया जो पुस्तकालयों को उनकी सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद करता है। इसका दूसरा जो पॉइंट है वो है पुस्तकालयों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन। यूनेस्को ने पुस्तकालयों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जो पुस्तकालय कर्मचारियों को उनकी सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। तीसरा है पुस्तकालयों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। यूनेस्को ने पुस्तकालयों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जो पुस्तकालयों को उनकी सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद करती है। चौथा पॉइंट है पुस्तकालयों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। यूनेस्को ने पुस्तकालयों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया है जो पुस्तकालयों को उनकी सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद करता है। और हमारा पांचवा पॉइंट है पुस्तकालयों के विकास के लिए नीतियों का विकास। यूनेस्को ने पुस्तकालयों के विकास के लिए नीतियों का विकास किया जो पुस्तकालयों को उनकी सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद करती है। यूनेस्को के प्रयासों के परिणाम स्वरूप हमें ना ये लिखना, ये वाला जो ये है ना परिणाम स्वरूप वाला, अगर हम ये लिखते हैं ना तो थोड़ा हमारा जो आंसर है वो अच्छा हो जाता है। तो एग्जामिनर जो होता है वो खुश होकर थोड़े अच्छे नंबर दे देता है। तो अगर हम इसे लिख सकते हैं तो पहला है पुस्तकालयों की संख्या में वृद्धि। यूनेस्को के प्रयासों के परिणाम स्वरूप पुस्तकालयों की संख्या में वृद्धि हुई है, यानी लाइब्रेरीज जो हैं वो बढ़ गई हैं, ज़्यादा हो गई हैं। दूसरा पॉइंट है पुस्तकालयों की सेवाओं में सुधार। यूनेस्को के प्रयासों के परिणाम स्वरूप पुस्तकालयों की सेवाओं में सुधार हुआ है। और जो तीसरा पॉइंट है पुस्तकालयों के बीच सहयोग में वृद्धि। यूनेस्को के प्रयासों के परिणाम स्वरूप पुस्तकालय के बीच सहयोग में वृद्धि हुई है। तो हमारा जो ये फोर्थ क्वेश्चन है ना वो यहाँ पे ख़त्म होता है। तो अब हम देखते हैं इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है वो है भारत में पुस्तकें और समाचार पत्र वितरण सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1954 के प्रावधानों की व्याख्या करें। यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं इसका आंसर। तो ये है इसका उत्तर पांचवें क्वेश्चन का। भारत में पुस्तकें और समाचार पत्र वितरण सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1954 के प्रावधानों की व्याख्या इस प्रकार है। सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1954, यह अधिनियम भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना और प्रबंधन के लिए बनाया गया था। अधिनियम के मुख्य प्रावधान हैं, ये इंपॉर्टेंट है फर्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। पुस्तकालय की स्थापना। अधिनियम के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक राज्य पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी जो राज्य के पुस्तकालय के विकास के लिए जिम्मेदार होगा। सेकंड पॉइंट है हमारा पुस्तकालय का प्रबंधन। अधिनियम के अनुसार पुस्तकालय का प्रबंधन एक पुस्तकालय परिषद द्वारा किया जाएगा जिसमें पुस्तकालय के सदस्य और अन्य विशेषज्ञ शामिल होंगे। तीसरा जो है हमारा पुस्तकालय सेवाएं। अधिनियम के अनुसार पुस्तकालयों को निम्नलिखित सेवाएं प्रदान की जाएंगी: पुस्तकें और समाचार पत्र वितरण, संदर्भ सेवाएं, पुस्तकालयों के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। ये भी लिखना इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। फर्स्ट है पुस्तकालय के लिए वित्तीय सहायता। अधिनियम के अनुसार पुस्तकालयों की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जो पुस्तकालय को उनकी सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद करेगी। दूसरा पॉइंट है हमारा पुस्तकालयों के लिए मानकों का। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा पुस्तकालयों के लिए मानकों का विकास। अधिनियम के अनुसार पुस्तकालयों के लिए मानकों का विकास किया जाएगा जो पुस्तकालयों को उनकी सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद करेगा। इस प्रकार सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1954 के बारे में भारत में पुस्तकालय के विकास के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया है। आप और भी पढ़ के इसमें और भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है आप
बस यही लिखो, आप इसमें और भी शामिल कर सकते हो। ठीक है, तो ये आंसर यहाँ ख़त्म होता है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट 6 क्वेश्चन हमारा है, मॉडल लाइब्रेरी एक्ट के उद्देश्यों और विशेषताओं का वर्णन करें। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो ये है हमारे 6 का आंसर। मॉडल लाइब्रेरी एक्ट एक महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज है जो भारत में पुस्तकालयों के विकास और प्रबंधन के लिए एक मॉडल प्रदान करता है। इस एक्ट के उद्देश्य और विशेषताएं निम्नलिखित हैं। उद्देश्य पूछे थे ना, तो उद्देश्य, पहला उद्देश्य है पुस्तकालयों के विकास को बढ़ावा देना। मॉडल लाइब्रेरी एक्ट का मुख्य उद्देश्य पुस्तकालयों के विकास को बढ़ावा देना है ताकि वे समाज के लिए उपयोगी सेवाएं प्रदान कर सकें। सेकंड है पुस्तकालय के प्रबंधन को सुधारना। इस एक्ट का उद्देश्य पुस्तकालय के प्रबंधन को सुधारना भी है ताकि वे अपनी सेवाओं को प्रभावी ढंग से प्रदान कर सके। तीसरा है हमारा पुस्तकालयों के लिए मानकों का विकास। मॉडल लाइब्रेरी एक्ट का उद्देश्य पुस्तकालयों के लिए मानकों का विकास करना भी है ताकि वे अपनी सेवाओं को मानकों के अनुसार प्रदान कर सकें। इसके बाद पढ़ते हैं हम विशेषताएं। तो पहली विशेषता पुस्तकालयों की स्थापना और प्रबंधन। मॉडल लाइब्रेरी एक्ट पुस्तकालय की स्थापना और प्रबंधन के लिए एक मॉडल प्रदान करता है। दूसरा है पुस्तकालयों के लिए मानकों का विकास। इस एक्ट में पुस्तकालय के लिए मानकों का विकास करने का प्रावधान है ताकि वे अपनी सेवाओं को मानकों के अनुसार प्रदान कर सकें। तीसरा हमारा जो है पुस्तकालयों के लिए वित्तीय सहायता। मॉडल लाइब्रेरी एक्ट में पुस्तकालयों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है ताकि वे अपनी सेवाओं को बेहतर बना सकें। चौथा और लास्ट पॉइंट है पुस्तकालयों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। इस एक्ट में पुस्तकालयों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का प्रावधान है ताकि वे अपनी सेवाओं को बेहतर बना सकें। और हमारा ये जो मॉडल लाइब्रेरी एक्ट वाला जो 6 क्वेश्चन था, ये इसका आंसर यहाँ ख़त्म होता है। इसके बाद से हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिजिटल लाइब्रेरी को परिभाषित करें और इसके उद्देश्यों, विशेषताओं, कार्यों और गुणों का उदाहरण सहित वर्णन करें। 4 चीज़ें बतानी है, उद्देश्य, विशेषताएं, कार्य और गुण। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। तो 7th क्वेश्चन का आंसर ये है, डिजिटल लाइब्रेरी एक प्रकार की लाइब्रेरी है जो डिजिटल प्रारूप में जानकारी और संसाधनों को संग्रहित, सुरक्षित और प्रदान करती है। यह लाइब्रेरी इंटरनेट और अन्य डिजिटल माध्यमों के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को सेवा प्रदान करती है। इसके उद्देश्य, डिजिटल लाइब्रेरी के मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, जानकारी को सुलभ बनाना। डिजिटल लाइब्रेरी जानकारी को सुलभ बनाने के लिए एक डिजिटल प्रारूप में जानकारी और संसाधनों को संग्रहित और प्रदान करती है। दूसरा हमारा है, ये पहला था, ये दूसरा है, शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देना। डिजिटल लाइब्रेरी शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल संसाधनों और जानकारी को प्रदान करती है। थर्ड पढ़ते हैं, सामग्री और सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना। डिजिटल लाइब्रेरी सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल संसाधनों और जानकारी को प्रदान करती है। इसके बाद पढ़ते हैं हम विशेषताएं। डिजिटल लाइब्रेरी की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला, डिजिटल संग्रह। डिजिटल लाइब्रेरी में डिजिटल प्रारूप में जानकारी को संसाधनों का संग्रह होता है। दूसरा, ऑनलाइन एक्सेस। डिजिटल लाइब्रेरी की सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होती है जिससे उपयोगकर्ता इंटरनेट के माध्यम से सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। थर्ड, स्वचालित प्रणाली। डिजिटल लाइब्रेरी में स्वचालित प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है जिससे सेवाओं का प्रबंधन और उपयोगकर्ता की सेवा करना आसान हो जाता है। तो ये कार्य और जो हमने ऊपर पढ़ा वो सभी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कार्य। पहला कार्य, डिजिटल लाइब्रेरी के कुछ प्रमुख कार्य हैं। आप अपनी तरफ से भी इसमें ऐड कर सकते हैं। पहला जो है, डिजिटल संग्रह का प्रबंधन। डिजिटल लाइब्रेरी डिजिटल संग्रह का प्रबंधन करती है जिसमें जानकारी और संसाधनों का संग्रह, संरक्षण और प्रदान करना शामिल है। दूसरा है, ऑनलाइन सेवाओं का प्रदान।
डिजिटल लाइब्रेरी ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करती है, जैसे कि ई बुक्स, ई जर्नल्स और अन्य डिजिटल संसाधनों का प्रदान। थर्ड है उपयोगकर्ताओं की सेवा। डिजिटल लाइब्रेरी उपयोगकर्ता की सेवा करती है, जिसमें उनकी जानकारी और संसाधनों की आवश्यकताओं को पूरा करना शामिल है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं इनके गुण। तो गुण भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसमें अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। मैंने ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस इसलिए नहीं किए, कम समय है, आप बड़े से बड़े क्वेश्चन शायद ना ही याद कर पाओ, तो छोटे मैंने इसलिए कर दिए, तो आपको समझने में आसानी होगी। तो अब इसके पढ़ते हैं हम गुण। पहला गुण, डिजिटल लाइब्रेरी के कुछ प्रमुख गुण हैं। पहला, सुलभता। डिजिटल लाइब्रेरी की सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होती हैं, जिससे उपयोगकर्ता इंटरनेट के एक मिनट, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, ये थोड़ा यहाँ से ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है। ठीक है, आपको ये नहीं पढ़ना, यहाँ से करते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी के कुछ प्रमुख गुण निम्नलिखित है। सुलभता। पहला है सुलभता। ऑनलाइन एक्सेस। डिजिटल लाइब्रेरी की सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होती हैं, जिससे उपयोगकर्ता इंटरनेट के माध्यम से सेवा का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, 24/7 उपलब्धता, मतलब हर टाइम वहाँ पे बुक्स मिल सकती हैं। डिजिटल लाइब्रेरी 24 घंटे और 7 दिन उपलब्ध होती है, जिससे उपयोगकर्ता कभी भी सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। विविधता। जब आप पेपर लिखते हो तो लास्ट में एक टॉपिक लिखते होगे, विविधता, या उसको और भी कुछ बोलते हैं, तो आप ये वहाँ भी लिख सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। पहला, विविध प्रकार की सामग्री। डिजिटल लाइब्रेरी में विविध प्रकार की सामग्री उपलब्ध होती है, जैसे कि ई बुक्स, ई जर्नल्स, वीडियो, ऑडियो फाइलें आदि। सेकंड है विभिन्न भाषाओं की में सामग्री। डिजिटल लाइब्रेरी में विभिन्न भाषाओं में सामग्री उपलब्ध होती है, जिससे उपयोगकर्ता अपनी पसंद की भाषा में सामग्री एक्सेस करते हैं। उपयोगकर्ता मित्रता, ये इनके गुण हैं। सॉरी, ये लास्ट में जो टॉपिक लिखते हैं वो नहीं है, ये गुण है। ठीक है, तो उपयोगकर्ता मित्रता, इसका जो पहला है सरल और उपयोगकर्ता मित्री इंटरफेस। डिजिटल लाइब्रेरी का इंटरफेस सरल और उपयोगकर्ता मित्री होता है, इससे उपयोगकर्ता आसानी से सेवाओं का उपयोग करते हैं। दूसरा है व्यक्तिगत सेवाएं। डिजिटल लाइब्रेरी व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करती है, जैसे कि उपयोगकर्ता के लिए विशेष सिफारिश और सुझाव। ये सुरक्षा और गोपनीयता, देखो इसके गुण भी हो सकते हैं, इसकी विशेषता भी हो सकती है, और इसका एक अच्छा कार्य भी हो सकती है। तो ये जो पॉइंट है, इसको हम तीनों उसमें शामिल कर सकते हैं। ये विशेषता भी हो सकती है, फिर से बोल रही हूँ, विशेषता भी हो सकती है, कार्य भी हो सकते हैं, और गुण भी हो सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं। फर्स्ट है सुरक्षित और गोपनीयता संरक्षित। डिजिटल लाइब्रेरी सुरक्षित और गोपनीयता संरक्षित होती है, जिससे उपयोगकर्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रहती है। दूसरा, डेटा सुरक्षा और बैकअप। डिजिटल लाइब्रेरी डेटा सुरक्षा और बैकअप की व्यवस्था करती है, जिससे उपयोगकर्ता की जानकारी सुरक्षित रहती है। सॉरी, ज़्यादा बोलने की वजह से आवाज़ ऐसी हो गई है। इसके बाद है नवाचार और अद्यतन। ठीक है, इसका है नवाचारी सेवाएं। डिजिटल लाइब्रेरी नवाचारी सेवाएं प्रदान करती है, जैसे कि व्यक्तिगत सिफारिशें और सुझाव। दूसरा है नियमित अद्यतन और नवीनीकरण। डिजिटल लाइब्रेरी नियमित अद्यतन और नवीनीकरण करती है, जिससे उपयोगकर्ताओं को नवीनतम जानकारी और सेवाएं प्रदान की जा सकें। 8th है सॉरी, ये क्वेश्चन यहाँ हमारा ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो डिजिटल 7th क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा यहाँ ख़त्म होता है। आई होप आप सबको समझ आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी 8वें प्रश्न की तरफ। चलो चलते हैं। 8वां जो प्रश्न हमारा है सूचना, उसकी विशेषताएं, महत्व और उपयोग का उपयुक्त उदाहरण सहित बताइए। इसमें 3 चीज़ें पूछी हैं, उपयोगिताएं पूछी हैं, विशेषताएं पूछी हैं, और महत्व पूछा है। फिर से बोल रही हूँ, विशेषताएं, महत्व और उपयोगिताएं 3 चीज़ पूछी हैं। तो इसके आंसर देखते हैं। तो ये है हमारे 8वें प्रश्न का उत्तर। सूचना एक महत्वपूर्ण संसाधन है, जो हमें ज्ञान, समझ और निर्णय लेने में मदद करता है। सूचना की विशेषताएं, महत्व और उपयोग निम्नलिखित हैं। पहले हम पढ़ेंगे विशेषताएं।
ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। सूचना, पहला सटीकता। सबसे पहले सटीकता। सूचना सटीक और विश्वसनीय होनी चाहिए, ठीक है, ये पहली विशेषता। दूसरी विशेषता हमारी है प्रासंगिकता। सूचना प्रासंगिकता और उपयोगी होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी हमारी समयबद्धता। सूचना समयबद्ध और अद्यतन होनी चाहिए, ये मैं दिखा देती हूँ आपको, ये देखो अद्यतन होनी चाहिए। चौथी है हमारी संचितता। सूचना संचित और आयोजित होनी चाहिए। ये मैंने बहुत ही कम शब्द में आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है, ताकि आप समझ पाएँ और लिख सकें। इतना समय नहीं है कि हम बड़े बड़े क्वेश्चंस को पढ़ें, उन्हें याद करें, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं सूचना का महत्व। सूचना का महत्व, तो अब हम पढ़ते हैं महत्व। पहला जो है हमारा, पहला निर्णय लेने में मदद। सूचना हमें निर्णय लेने में मदद करती है। दूसरा ज्ञान और समझ में वृद्धि। सूचना हमारे ज्ञान और समझ में वृद्धि करती है। समस्याओं का समाधान। सूचना हमें समस्याओं का समाधान करने में मदद करती है। नवाचार और विकास। सूचना नवाचार और विकास में मदद करती है। बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है सूचना का। अब हम पढ़ते हैं इसके उपयोग। अब पढ़ते हैं उपयोग। तो पहला शिक्षा और अनुसंधान। सूचना शिक्षा और अनुसंधान में उपयोग की जाती है। दूसरा है व्यावसायिक और उद्योग। सूचना व्यवसाय और उद्योग में उपयोग की जाती है। तीसरा हमारा है स्वास्थ्य और चिकित्सा। सूचना स्वास्थ्य और चिकित्सा में उपलब्ध की जाती है। फोर्थ हमारा है सरकार और प्रशासन। सूचना सरकार और प्रशासन में उपयोग की जाती है। आप इनको अपनी तरफ से बड़ा करके लिख सकते हैं, ताकि नंबर थोड़े ज़्यादा अच्छे मिले। ये है कि आपको समझाने के लिए मैंने छोटे वर्ड्स मैंने लिख दिया है, आप इनमें अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर एग्जाम्पल पूछा है तो आपको एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो जानते हैं, एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एक छात्र को अपने प्रोजेक्ट के लिए जानकारी चाहिए। वह इंटरनेट पर जानकारी खोजता है और विभिन्न स्रोतों से जानकारी इकट्ठा करता है। वह जानकारी को संचित और आयोजित करता है और अपने प्रोजेक्ट में उपयोग करता है। इस प्रकार सूचना छात्र को अपने प्रोजेक्ट में मदद करती है और उसको ज्ञान और समझ में वृद्धि करती है। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ ख़त्म होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं नाइन्थ एंड लास्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। ये हमारा है टिप्पणी करने वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले है CILIP क्या है, पहला पॉइंट देखते हैं। ये हमारा 9th का पहला है CILIP। CILIPI को बोलते हैं चार्टर्स इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स। एक पेशेवर संगठन है जो यूनाइटेड किंगडम में पुस्तकालय और सूचना पेशेवरों के लिए काम करता है। यह संगठन पुस्तकालय और सूचना पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण, विकास और समर्थन प्रदान करता है और पुस्तकालय और सूचना सेवाओं के विकास में योगदान करता है। CILIP एक संगठन है, ठीक है, के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। पहला, पुस्तकालय और सूचना पेशेवर के लिए प्रशिक्षण और विकास प्रदान करना। उसके बाद है पुस्तकालय और सूचना सेवाओं के विकास योगदान करना। पुस्तकालय और सूचना पेशेवरों के लिए एक पेशेवर मंच प्रदान करना। फोर्थ है पुस्तकालय और सूचना सेवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना, ठीक है, जागरूकता बढ़ाना। CILIP के सदस्यों में पुस्तकालय और सूचना पेशेवर, शोधकर्ता, छात्र और अन्य व्यक्ति शामिल हैं जो पुस्तकालय और सूचना सेवाओं में रुचि रखते हैं। इसके बाद हम जानते हैं सेकंड पॉइंट हमारा लास्ट बेल का संचार मॉडल। तो देखते हैं इसका आंसर। तो 9th का सेकंड है ये, लास्ट बेल का संचार मॉडल एक प्रसिद्ध संचार मॉडल है जो संचार प्रक्रिया को समझने में मदद करता है। यह मॉडल 1940 के दशक में डेविड बैली द्वारा विकसित किया गया था। लास्ट बेल मॉडल के मुख्य घटक, पहला है संचारकर्ता जो संदेश भेजता है, संदेश जो संचारकर्ता द्वारा भेजा जाता है। तीसरा चैनल जिसके माध्यम से संदेश भेजा जाता है, प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर जो संदेश प्राप्त करता है।
फिफ्थ है प्रतिक्रिया, जो प्रतिकर्ता द्वारा संचारकर्ता को भेजी जाती है। ठीक है। लास्ट बेल मॉडल के अनुसार संचार प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में होती है। पहला, संचारकर्ता संदेश तैयार करता है। दूसरा, संदेश चैनल के माध्यम से प्राप्तकर्ता को भेजा जाता है। तीसरा, प्राप्तकर्ता संदेश प्राप्त करता है और उसकी व्याख्या करता है। फोर्थ पॉइंट है, प्राप्तकर्ता संचारकर्ता को प्रतिक्रिया भेजता है। फिफ्थ है, संचारकर्ता प्रतिक्रिया प्राप्त करता है और संचार प्रक्रिया को समाप्त करता है। लास्ट बेल मॉडल संचार प्रक्रिया को समझने में मदद करता है और संचार में होने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। इसके बाद जानते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट हमारा डेटा, सूचना और ज्ञान के बीच अंतर। इन तीनों के बीच हमें अंतर डिफाइन करना है। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं, इजी है। तो तीसरा है हमारा डेटा, सूचना और ज्ञान। तीन अलग अलग अवधारणा है जो अक्सर एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। यहाँ तीनों अवधारणाओं के बीच अंतर को समझने का प्रयास किया गया है। डेटा परिभाषा, डेटा व्यक्तिगत तथ्यों और आंकड़ों का संग्रह है। उदाहरण, नाम, पता, फ़ोन नंबर, आयु, लिंग आदि, ये सब डाटा होते हैं। विशेषता, डेटा को संग्रहित और प्रबंधित किया जा सकता है लेकिन यह स्वयं में कोई अर्थ नहीं रखता है। सूचना क्या होती है? परिभाषा, सूचना डेटा का विश्लेषण और व्याख्या करने के बाद प्राप्त परिणाम है। उदाहरण, एक व्यक्ति की आयु और लिंग के आधार पर उसकी श्रेणी का निर्धारण करना। विशेषता, सूचना डेटा को अर्थपूर्ण बनाती है और निर्णय लेने में मदद करती है। ज्ञान क्या है? परिभाषा, ज्ञान सूचना का विश्लेषण और अनुभव के आधार पर प्राप्त परिणाम है। उदाहरण, एक व्यक्ति को पता है कि कैसे एक विशिष्ट समस्या का समाधान करना है। विशेषता, ज्ञान सूचना को अर्थपूर्ण बनाता है और निर्णय लेने में मदद करता है। यह अनुभव और विश्लेषण के आधार पर प्राप्त होता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा, पुस्तकालय क्षेत्र के संबंध में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशें। यह भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलो इसका आंसर जानते हैं। तो नाइन्थ के फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने पुस्तकालय क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं। आयोग ने पुस्तकालय को आधुनिक बनाने और उन्हें डिजिटल रूप से सशक्त बनाने पर जोर दिया है। इसके अलावा आयोग ने पुस्तकालय पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देने की सिफारिश की है ताकि वे नई तकनीकों और पुस्तकालय सेवाओं का साथ अद्यतित रह सकें। ये फिफ्थ पॉइंट है। विशेष पुस्तकालय संघ SLA की स्थापना 1909 में हुई थी। यह एक पेशेवर संगठन है जो पुस्तकालय और सूचना पेशेवरों के लिए काम करता है। SLA का मुख्य उद्देश्य पुस्तकालय और सूचना सेवाओं को बढ़ावा देने और पुस्तकालय पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम प्रदान करता है। ठीक है। 6 पॉइंट हमारा है इसका, व्यावसायिक नैतिकता। व्यावसायिक नैतिकता पढ़ते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो इस व्यावसायिक नैतिकता एक पेशेवर के रूप में काम करने के दौरान नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों का पालन करने की प्रक्रिया है। यह एक पेशेवर को अपने काम में नैतिक और जिम्मेदार तरीके से काम करने में मदद करता है। व्यावसायिक नैतिकता के कुछ मुख्य सिद्धांत हैं। पहला है सत्यनिष्ठा, अपने काम में सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना। ये है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, आपको सिद्धांत भी लिखने होंगे यदि ये टॉपिक आता है तो। इसके बाद हम पढ़ते हैं, सेकंड हमारा है निष्पक्षता, अपने काम में निष्पक्षता और समानता का पालन करना। गोपनीयता, अपने काम में गोपनीयता का पालन करना और गोपनीय जानकारी को सुरक्षित रखना। फोर्थ है हमारा, अपने काम में जिम्मेदारी का पालन करना और अपने कार्य को जिम्मेदार होना, अपने काम के प्रति जिम्मेदार होना। फिफ्थ पॉइंट हमारा है सम्मान, अपने काम में सम्मान का पालन करना और अपने सहयोगियों और ग्राहकों के प्रति सम्मान दिखाना। व्यावसायिक नैतिकता के लाभ, व्यावसायिक नैतिकता का पहला लाभ है विश्वास और समानता। व्यावसायिक नैतिकता का पालन करने से आपको अपने सहयोगी और ग्राहकों के बीच विश्वास और सम्मान प्राप्त करने में मदद मिलती है। सेकंड हमारा है कार्यस्थल में सकारात्मक वातावरण। व्यावसायिक नैतिकता का पालन करने से आपको कार्यस्थल में सकारात्मक वातावरण बनाने में मदद मिलती है। थर्ड आपका है
थर्ड आपका है व्यक्तिगत और पेशेवर विकास। व्यावसायिक नैतिकता का पालन करने से आपको व्यक्तिगत और पेशेवर विकास में मदद मिलती है। फोर्थ हमारा है कानून और नैतिक दायित्व का पालन। व्यावसायिक नैतिकता का पालन करने से आपको कानूनी और नैतिक दायित्व का पालन करने में मदद मिलती है। तो हमारे आज के क्वेश्चन यहीं ख़त्म होते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और बीच बीच में यदि कोई गलती हुई तो उसके लिए क्षमा चाहिए आपसे। और अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, वीडियो डाल दी जाएगी। आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच।